नमस्कार साथियों। जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर के लिए एमसीक्यू की एक सीरीज शुरू की थी। उसी सीरीज के तहत आज हमने दूसरा जो चैप्टर है वो लिया है राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ एमसीक्यू को देखेंगे जो कुछ एग्ज़ाम में आए हुए भी है और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है जैसे स्कूल लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनमें आ भी सकते हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो आइए चलते हैं अब पहले सवाल की ओर। जैसा कि पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा की थी और हमने ये पढ़ा था कि द्वितीय विश्व के बाद लगभग सभी समाज विज्ञानों में व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होती है और उस व्यवहारवादी क्रांति का एक उद्देश्य था कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के नज़दीक ले जाना, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को और अधिक यथार्थता प्रदान करना। तो व्यवहारवाद के कारण राजनीति विज्ञान में न्यू कॉन्सेप्ट, नवीन संकल्पनाएं ली गई, नवीन अवधारणाएं ली गई और कुछ नवीन टर्मिनोलॉजी ली गई, नवीन शब्दावली ली गई। और हमने ये देखा था कि व्यवहारवाद के प्रणेता डॉक्टर डेविड ईस्टन थे। तो डेविड ईस्टन ने आगे चलकर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को और अधिक व्यापकता प्रदान करने के लिए उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डॉक्टर डेविड ईस्टन के द्वारा 1953 में 1953 में एक बुक्स लिखी गई थी और उस बुक्स का नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम। उस बुक्स के अंदर उन्होंने है वो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का वर्णन किया था। तो हमारा ये जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर डेविड ईस्टन के द्वारा द पॉलिटिकल सिस्टम लिखते हुए राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत की वो शुरुआत की गई थी। तो जब हम व्यवस्था सिद्धांत की बात करते हैं, सबसे पहले 1920 के आसपास 1920 में सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों में बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत होती है। उसके बाद मानव विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत होती है और 1953 में जब डेविड ईस्टन ने अपनी ये बुक्स लिखी थी तो उस बुक्स के साथ ही राजनीति विज्ञान में भी व्यवस्था सिद्धांत की है वो शुरुआत होती है। तो आप जैसे देखिए कि जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत एक राजनीतिक व्यवस्था का संपूर्णता में अध्ययन करता है, एक समग्रता के साथ अध्ययन करता है। आप किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था लेते हैं तो उस राजनीतिक व्यवस्था का संपूर्णता के साथ अध्ययन करना कि उस देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी है, राजनीतिक दलीय व्यवस्था कैसी है, वहां का जनमत कैसा है, वहां पर हित समूह कैसे हैं, वहां के दबाव समूह कैसे हैं, वहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कैसी है, उस राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य या क्षमता कैसी है, जनता के द्वारा या जनमत के द्वारा जो मांगे राजनीतिक व्यवस्था के सामने लाई जाती है उसका समाधान किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि हमने ये देखा था कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में
1945 से पहले इसी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में जो शब्दावली प्रचलित थी उसको अपन ये कहते थे कि राज्य, शासन, राष्ट्र। ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त की जाती थी। और डॉक्टर डेविड ईस्ट ने यह कहा कि वर्तमान में जब राजनीति विज्ञान के अध्ययन को हमें व्यापक बनाना है, हमें इसकी गतिशीलता का अध्ययन करना है, हमें अगर विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को तुलनात्मक अगर अध्ययन करना है तो, और इसको अगर व्यापकता प्रदान करनी है, तो हमें क्या करना होगा, इस शब्दावली को, जो कि व्यापक अध्ययन के लिए अनुप्रयुक्त प्रयुक्त होती है, प्रतीत होती है, उसकी जगह डॉक्टर डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। जैसे राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ होगा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था या ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था। तो इस राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संपूर्ण शासन व्यवस्था का अध्ययन एक समग्र रूप में एक साथ अध्ययन करती है। तो राजनीति व्यवस्था सिद्धांत की जो शुरुआत है, वो शुरुआत 1953 में डेविड ईस्टन के द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक है। इस पुस्तक का लेखन भी डॉक्टर डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया है। और जब हम राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की बात करते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जो किया गया है, वो डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया है। उसी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की बात अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था सिद्धांत की जो शुरुआत है, वो शुरुआत मार्टिन ए कापलान के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन है, या जो मॉडल दिया गया था डेविड ईस्टन के द्वारा, उसको निवेश निर्गत मॉडल के नाम से भी वो जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अपन देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अपने एक पर्यावरण के अंतर्गत काम करती है, और उस पर्यावरण में उसको निवेश के रूप में मांगे और समर्थन प्राप्त होते हैं। और यही राजनीतिक व्यवस्था इन मांगों तथा समर्थन को रूपांतरित करते हुए निर्गत के रूप में निर्णय या नीतियों के रूप में उनको रूपांतरित करती है। कि पर्यावरण से किस प्रकार की मांगे मिली, उन मांगों को किस प्रकार का समर्थन प्राप्त हुआ, और जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था ने उन मांगों के ऊपर किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, किन मांगों को स्वीकार किया गया, किन मांगों को अस्वीकार किया गया, अस्वीकार करने के क्या कारण थे, उन कारणों को भी जो समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को बताया जाता है, और फिर उन मांगों को व्यवस्था के द्वारा रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर रोक दिया जाता है। तो राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत है, वो डेविड ईस्टन के द्वारा की गई थी, और उन्होंने एक बुक्स लिखी थी, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था उपागम में राजनीतिक दलों का कार्य मानता है। देखो, मैंने वीडियो के शुरुआत में यह कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की सबसे बड़ी जो विशेषता है, वो ये है कि यह संपूर्ण व्यवस्था का एक साथ अध्ययन करता है। समग्रता के साथ में अध्ययन करता है। हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान में देखा कि कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था जो किसी देश की एक राजनीतिक व्यवस्था पर सामान्य रूप से लागू हो जाए।
ये राजनीतिक व्यवस्था का सामान्यीकरण करता है। आप इस राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से एक साथ आप किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का, राजनीतिक विकास का, राजनीतिक आधुनिकीकरण का, दबाव समूह कैसे हैं, हित समूह कैसे हैं, राजनीतिक दल किस अवस्था में है, जनमत किस अवस्था में है, व्यवस्था के द्वारा कार्य कैसा किया जाता है, नियम निर्माण कैसे होता है, नियमों का अनुप्रयोग कैसे होता है, नियमों का अधिनियम कैसे होता है, जनता की जो मांग है उन मांगों का समाधान कैसे किया जाता है, इन सारे जो भी राजनीतिक व्यवस्था के जो अंग है उन अंगों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम क्या है, हम राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना भी कर सकते हैं। तो हमने पहले यह देखा था कि डेविड ईस्टन ये कहता है कि निवेश के रूप में व्यवस्था के पास जो मांगे प्राप्त होती है वो मांगे लाने का जो काम है वो काम दबाव समूह के द्वारा, हित समूह के द्वारा किया जाता है। और जब ये जो मांग है ये व्यवस्था के पास आती है तो उसमें से कुछ मांगे होती है, वो मांगे ऐसी होती है जिनको राजनीतिक व्यवस्था के लिए पूरा करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, अगर कोई दबाव समूह है या कोई राजनीतिक दल है, उन मांगों को उस व्यवस्था के रूपांतरण स्तर पर पहले ही रोक देता है। क्यों रोक देता है? उनको पता है कि इस प्रकार की मांगे अगर जो अस्वीकार करने योग्य है या जिनको पूरा करना राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, उन मांगों को वहीं पर रोक देते हैं। तो एक तरह से जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, गेट कीपर का काम करते हैं। भाई जो अगर कोई गेट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको अगर ये कहा गया है कि आप अनधिकृत व्यक्तियों का इसमें प्रवेश है, वो उनको प्रवेश करने से रोकेंगे, तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अधिकृत है उसको जाने देगा, लेकिन जो व्यक्ति अनधिकृत है उसका उसमें प्रवेश करना संभव नहीं है, तो उसको क्या करेगा, उसको वहीं पर रोक देगा। तो डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था उपागम है, उस उपागम में राजनीतिक दल है वो एक गेट कीपर का कार्य करते हैं। ये जो बाकी जो विद इनपुट्स है या सहयोगी निर्गत है, रिडक्शन प्रोसीजर है, तो डेविड ईस्टन ये कहता है कि जब मांगे आती है और मांगों से जब निर्णय या नीतियां बनती है, निर्णय लिए जाते हैं निर्गत के स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा या नीतियां बनती है, तो डेविड ईस्टन कहता है कि दो प्रकार के निर्गत होते हैं। वो दो प्रकार के निर्गत है, पहला है आधिकारिक निर्गत, ऑथोरिटेटिव आउटपुट, और दूसरा है सहयोगी निर्गत। यानी कि व्यवस्था के पास मांगे आई, व्यवस्था ने उन मांगों को, समर्थन को नीतियों और निर्णयों में बदला। तो आधिकारिक जो निर्गत है, वो आधिकारिक निर्गत में नियमों का निर्माण होता है, नियमों का अनुप्रयोग होता है और उनके संबंध में न्यायिक निर्णय किए जाते हैं, अर्थात नियम अधिनिर्णय किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, उसके संबंध में व्यवस्था जिन्होंने मांगे दी थी उनको अगर निर्णय में नहीं बदला गया है तो उनके लिए क्या करती है, उनको उन मांगों के प्रति अपनी सहमति प्रदान करती है या आश्वासन देती है कि हो सकता है अब आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है, हो सकता है आने वाले समय में हम आपकी मांगे क्या करेंगे, पूरी करेंगे। अब डेविड ईस्टन ये कहता है विद इनपुट्स का अर्थ है कि निवेश में भी वो दो प्रकार के निवेश कहता है, एक तो हो गया इनपुट और दूसरा हो गया है विद इनपुट्स। इनपुट क्या है कि व्यवस्था को सामाजिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र से जो मांगे प्राप्त होती है उनको डेविड ईस्टन कहता है कि वो इनपुट्स है।
और कुछ ऐसी मांगे होती है जो केवल राजनीति में जो सक्रिय रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपने मांगों को रखते हैं। जैसे कोई राजनीतिक दल के सदस्य है, कुछ सदस्य ये मांग कर दे, व्यवस्था के सामने ये मांग लाए कि आपको हमारी जो निर्वाचन प्रक्रिया है इसमें कुछ सुधार करना है, इसमें कुछ परिवर्तन लाना है, तो वो जो निवेश का कार्य होगा वो होगा विद इनपुट्स का कार्य। तो डेविडेशन राजनीतिक व्यवस्था उपागम में राजनीतिक दलों को एक गेट कीपर की भूमिका के रूप में देखता है, द्वारपाल की भूमिका के रूप में देखता है, और उसका काम है कि कुछ ऐसी मांगों को अस्वीकार करना जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए पूरा करना संभव नहीं है। तो अब हमने चारों ऑप्शन देख दिए कि विद इनपुट्स गेट कीपर की भूमिका में नहीं होते हैं, ये निर्गत के स्तर पर किया जाने वाला कार्य है। और रिडक्शन प्रोसेस है, ये जो कार्य है, ये कार्य जो मांगे निवेश के स्तर पर आती है उनमें से मांगों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, नियमित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जो डेविड ईस्टन है वो 4 संरचनात्मक यांत्रिक व्यवस्था बताता है, उसमें से एक है रिडक्शन प्रोसेसेज, यानी कि जो मांगे हैं उन मांगों में से कुछ मांगे जो व्यवस्था के पास आ रही है उस मांगों को किसी विशिष्ट मुद्दों से या समस्या से जोड़कर उनको व्यवस्था के रूपांतरण स्तर पर ही रोकना। ठीक है, तो यहां पर जो गेट कीपर की जो व्यवस्था है, जो क्या कहते हैं भूमिका है, वो भूमिका डेविड ईस्टन कहता है राजनीतिक दलों के द्वारा है वो निर्वहित की जाती है। तो आपको हमारा ये जो सवाल था उसमें ये जो चारों टर्मिनोलॉजी है कि विद इनपुट्स क्या है, गेट कीपर क्या है, सहयोगी निर्गत क्या है और रिडक्शन प्रोसेस क्या है। इसलिए देखो ये जो पूरी ये निर्गत और निवेश की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था डेविड ईस्टन के द्वारा मिचेल, जो डेविड ईस्टन है उसके बारे में मिचेल ये कहता है कि डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उस व्यवस्था सिद्धांत पर आर्थिक जो शब्दावली है या जो अर्थशास्त्र है उसका प्रभाव है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में भी क्या है, अर्थशास्त्र में जो बाजार व्यवस्था है उस बाजार व्यवस्था में मांग और पूर्ति का जो नियम है उस नियम के तहत बाजार व्यवस्था चलती है। ठीक उसी प्रकार डेविड ईस्टन ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था में भी जो निवेश और जो निर्गत का जो मॉडल दिया गया है, वो निवेश और निर्गत जो मॉडल है वो एक तरह से अर्थशास्त्र की जो भूमिका है उस भूमिका को अभिव्यक्त करता है। तो ये जो चारों जो ऑप्शन है वो किस संदर्भ में है, किस प्रकार से है, आपको इससे जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईस्टन राजनीतिक स्थिति को उन्नत या अवरुद्ध करने वाली क्रियाओं या अनुस्थापन के रूप में प्रयुक्त ऊर्जा को कहते हैं। देखो हमने पहले ये कहा था कि डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उस सिद्धांत में निवेश और निर्गत, इनपुट और आउटपुट दो मुख्य कार्य है। व्यवस्था के पास में निवेश के रूप में मांगे और समर्थन मिलते हैं। मांग किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो संकीर्ण भी हो सकती है, वो विशिष्ट भी हो सकती है, वो सामान्य भी हो सकती है। ठीक है, और वो क्यों होती है? क्योंकि मांग करने वाले अगर कोई व्यक्ति है या समुदाय है या हित समूह है या फिर दबाव समूह है, उनका उद्देश्य होता है कि व्यवस्था उनकी मांग को पूरा करे। ठीक है, अब मांग प्रभावी रूप से तभी रखी जाती है जब उसको समर्थन मिलता है। मांग को ऊर्जा तभी मिलती है जब उसको प्रभावी समर्थन मिलता है, अन्यथा उस मांग को एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा निर्गत में बदलना आसान नहीं होता है। इसलिए समर्थन अगर नहीं है तो हो सकता है राजनीतिक व्यवस्था के पास में जो मांग आ रही है वो मांग अवरुद्ध भी हो सकती है, या अगर उसका समर्थन अगर ज्यादा है
तो वो मांग किस प्रकार की अवस्था में होगी? उन्नत अवस्था में होगी। इसलिए डेविड ईस्टन राजनीतिक स्थिति, उस राजनीतिक स्थिति को उन्नत या अवरुद्ध करने वाली क्रिया या अनुप्रस्थापन के रूप में जो समर्थन करते हैं निवेश के रूप में, उसमें समर्थन के द्वारा इस स्थिति को है वो नाम दिया गया है। समर्थन के द्वारा ही उस मांग को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि निम्न में से क्या ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के निर्गत में सम्मिलित है? अब डेविड ईस्टन ये कहता है कि निवेश के रूप में मांगे और समर्थन व्यवस्था के पास आते हैं और व्यवस्था क्या करती है? निर्गत के रूप में। तो ये तो हुआ निवेश और ये हो गया निर्गत। व्यवस्था क्या करती है? उसको निर्णय या नीतियों में परिवर्तित करती है। अब ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसमें निर्गत में क्या क्या शामिल है? तो हम इनके तीनों ऑप्शन देखते हैं कि आधिकारिक निर्गत, सहयोगी निर्गत और द्वारपाल। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2, आधिकारिक निर्गत और सहयोगी निर्गत। तो इसका जो ऑप्शन जो बी है 1 और 2 ये सही आंसर है, क्योंकि अपन ने ये देखा था पहले कि जो द्वारपाल की जो भूमिका है वो भूमिका यहां पर निवेश के स्तर पर राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वहन की जाती है। अर्थात राजनीतिक दल है वो निवेश के स्तर पर कुछ ऐसी मांगों को, जो मांगे राजनीतिक व्यवस्था के लिए पूरी करना संभव नहीं है, उनको रोकने का कार्य करते हैं। तो ये जो द्वारपाल की भूमिका के रूप में जो कार्य है वो कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा निवेश के स्तर पर किया जाता है। अब बात आती है कि निर्गत में क्या शामिल है। तो निर्गत में पहला है आधिकारिक निर्गत और दूसरा है सहयोगी निर्गत। आधिकारिक निर्गत में 3 प्रकार के कार्य है। पहला है नियम निर्माण करना। नियम निर्माण का जो कार्य हम ये देखते हैं कि हमारे यहां पर कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, विधायिका के द्वारा किया जाता है, व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। लेजिस्लेचर का ये प्रमुख काम है। दूसरा है नियम अनुप्रयोग, यानी कि जो नियम जो व्यवस्थापिका ने बनाए थे उनको लागू करने का जो काम है वो काम कार्यपालिका या सरकार करती है। और तीसरा है इन दोनों के संबंध में कार्यों की जांच करना या लोगों के लिए न्याय प्रदान करना, वो न्यायपालिका का काम है। तो ये आधिकारिक है, ये तीनों ऑथोरिटेटिव है, ये तीनों सरकार के द्वारा किया जाता है। और सरकार के साथ में शक्ति और वेदता जब दोनों संयुक्त होते हैं तो सत्ता का निर्माण होता है। इसलिए ये जो निर्गत है वो प्राधिकृत निर्गत है या आधिकारिक निर्गत है, जो सत्ता के द्वारा किया जाता है। और सरकार के मोटे रूप से 3 भाग होते हैं या 3 पार्ट होते हैं। अपन देखते हैं कि कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है। तो ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के निर्गत में आधिकारिक निर्गत शामिल है और दूसरा सहयोगी निर्गत शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे हमने अभी पिछला जो सवाल देखा था उसमें था कि निर्गत में क्या क्या शामिल है। आधिकारिक निर्गत है और दूसरा था सहयोगी निर्गत। तो यहां यह सवाल ये कहता है कि निम्न में से क्या डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में सहयोगी निर्गत में सम्मिलित है। जो सहयोगी निर्गत था उसमें क्या शामिल है। हमने पहले यह देखा था कि आधिकारिक जो निर्गत था उसमें सरकार से जुड़ी हुई जो संरचनाएं थी, जो संस्थाएं थी, उनके द्वारा कार्य किया जाता था कि नियमों का निर्माण करना है, नियमों को लागू करना है या उन नियमों के संबंध में कोई व्यवस्था है
उस व्यवस्था के संबंध में निर्णय देना या अधिनियमन करना। तो सामान्य शब्दों में कहें तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कार्य था। लेकिन अब आधिकारिक निर्गत के साथ डेविड स्टेशन कहता है कि उसमें कुछ सहयोगी निर्गत भी है। सहयोगी निर्गत क्या है कि कोई नीति का निर्माण किया जा सकता है, किसी मांग के प्रति सहमति जताई जा सकती है, या किसी मांग को अगर पूरा करना संभव नहीं है, उस मांग पर कार्रवाई करना अगर संभव नहीं है तो उस पर आश्वासन दिया जा सकता है। तो हम कई बार देखते हैं सरकार क्या करती है, सरकार कुछ मुद्दों को लेकर, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वैदेशिक क्षेत्र हो, ठीक है, पर्यावरणीय क्षेत्र हो, कोई नीति का निर्माण किया जाता है। या सरकार क्या करती है कि कोई अगर मांग है, उस मांग के प्रति अपनी सहमति देती है कि भाई हम अभी आपकी मांग को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हम आपकी मांग का अध्ययन करते हैं। कोई समिति का गठन किया जाता है, कोई आयोग का गठन किया जाता है, और जो आयोग या समिति जैसी सिफारिश करेगा हम उस मांग को लागू करने का या उस मांग का समाधान करने का प्रयास करेंगे, या जैसी मांग की गई थी उस मांग को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करेंगे। या फिर सरकार केवल आश्वासन देती है कि हाँ, हम आपकी मांग पर विचार कर रहे हैं और हम आपके लिए जो उपयुक्त होगा, जो अच्छा होगा, वो समाधान करेंगे। तो सहयोगी निर्गत में ये तीनों, नीति का भी कार्य शामिल है, सहमति भी शामिल है, और मांग के संदर्भ में आश्वासन देना वो भी सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण में किसे राजनीतिक व्यवस्था का अत्यावश्यक प्राणधार है? देखो, जब हमने व्यवस्था के हम जब कार्य पढ़ते हैं कि व्यवस्था कौन कौन से कार्य करती है, तो उस व्यवस्था के 3 स्तर है। पहला है प्रबोधक स्तर, दूसरा है रूपांतरण स्तर, और तीसरा है पुनर्निवेशन प्रक्रिया स्तर। प्रबोधक का अर्थ है निवेश के स्तर पर। निवेश के स्तर पर जब राजनीतिक व्यवस्था के पास में कोई मांग आती है, किसी जनमत के द्वारा कोई मांग की जाती है, या कोई हित समूह या दबाव समूह कोई मांग करता है राजनीतिक व्यवस्था से कि हम इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था क्या करती है? राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा उस मांग का अध्ययन किया जाता है कि यह मांग व्यवस्था के लिए कितनी आवश्यक है, क्या व्यवस्था के अनुकूल है या नहीं है, क्या व्यवस्था अनुरक्षण का कार्य करेगी या नहीं करेगी, या ये लगता है कि ये जो मांग है उस मांग के साथ में जो दबाव है वो अनावश्यक है, और इससे व्यवस्था की जो क्षमता या जो सामर्थ्य है उस पर अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो व्यवस्था ऐसी मांग को स्वीकार करने से इनकार भी कर सकती है। ठीक है, और फिर उस मांग को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। तो जब मांग और समर्थन मिलते हैं और मिलने के बाद उसको कार्य रूप में परिणत किया जाता है, उसको निर्णय में परिवर्तन किया जाता है, तो ये जो तीनों स्तर है, रूपांतरण प्रक्रिया, पुनर्निवेशन, इसमें व्यवस्था के द्वारा मांगों का परीक्षण करने के बाद में रूपांतरण किया जाता है, किसमें? कार्य रूप में, निर्णय के रूप में, नीतियों के रूप में। इसलिए डेविड ईस्टन ने व्यवस्था के जो तीनों स्तर है, पहला जो मांग का ज्ञान होता है जिसको प्रबोधक प्रक्रिया कहते हैं, दूसरा जो रूपांतरण की प्रक्रिया है जिसमें मांग निर्णय में बदलती है, और तीसरा पुनर्निवेश की जो सरकार ने निर्णय किया था या जो व्यवस्था के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें जनता की क्या राय है, उसमें क्या कमी रही, ठीक है, उसमें क्या अच्छा पक्ष था, क्या बुरा पक्ष था, उससे जनता वापस अवगत करवाती है व्यवस्था को, उसको कहते हैं पुनर्निवेश की प्रक्रिया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्तर है, जो डेविड ईस्टन जिसे ये कहता है कि प्राणधार है, वो है रूपांतरण की प्रक्रिया का स्तर। क्यों? क्योंकि रूपांतरण के स्तर पर ही एक व्यवस्था के द्वारा जनता की मांगों का समाधान निर्णयों के रूप में किया जाता है। इसलिए डेविड ईस्टन रूपांतरण की प्रक्रिया स्तर को राजनीतिक व्यवस्था का एक प्राण आधार कहता है।
कि अगर कोई व्यवस्था अगर रूपांतरण की प्रक्रिया स्तर का अगर प्रभावी तरीके से अगर निष्पादन नहीं करती है तो उस व्यवस्था के अस्तित्व के लिए ही खतरा हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किसका ये मत है कि हर समाज में विरोध उत्पन्न होते हैं और उनको पचाना राजनीतिक व्यवस्था का कार्य है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था में निवेश के स्तर पर जो मांगे होती है, जिनको समर्थन मिलता है, और मांगे और समर्थन जो मिलकर व्यवस्था के समक्ष कार्य के लिए दबाव डालते हैं, तो उस कार्यों में अगर व्यवस्था को यह लगता है कि ये जो मांग की गई है ये मांग व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, अगर राजनीतिक व्यवस्था ऐसे किसी मांग के संदर्भ में अगर दबाव अगर है समर्थन के स्तर पर, उसका सामना करने में अगर सफल नहीं होती है तो फिर क्या होगा, उस व्यवस्था के लिए सही तरीके से अपने कार्यों को निष्पादित करना या उसके अस्तित्व के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसलिए एक विचारक थे ब्लांडेल, उन्होंने ये कहा कि हर समाज में विरोध उत्पन्न होते हैं और उनको पचाना राजनीतिक व्यवस्था का कार्य है। अगर सरकार मांग के स्तर पर विरोध के आगे अगर झुकती है, व्यवस्था अगर उस जो मांग स्वीकार करने लायक नहीं है और उसको भी अगर स्वीकार करती है तो फिर राजनीतिक व्यवस्था की जो क्षमता है या जो सामर्थ्य है उस पर प्रश्नचिन्ह पैदा हो जाते हैं। इसलिए ऐसे विरोध को राजनीतिक व्यवस्था है वो दरकिनार कर देती है और जो मांग जो स्वीकार करने लायक नहीं थी ऐसी मांग को राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। तो ये ब्लॉन्डेल ने ये कहा था कि हर समाज में विरोध उत्पन्न होते हैं और उनको पचाना राजनीतिक व्यवस्था का कार्य है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से किसने राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान को विनिमय प्रतिमान कहा है? जैसे मैंने वीडियो के शुरू में यह कहा था कि डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उस व्यवस्था सिद्धांत में डेविड ईस्टन ने जो अपनी जो राजनीतिक शब्दावली है उसको कई विषयों से जोड़कर देखा है उन्होंने, तो उनके ऊपर अर्थशास्त्र का भी प्रभाव था। मैंने पहले ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में हम बाजार नियम को पढ़ते हैं और पूरी जो बाजार की व्यवस्था है वो मांग और पूर्ति के नियम से संचालित होती है कि मांग किस प्रकार की है और वस्तुओं का जो उत्पादन है वो पूर्ति के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। उसी को लेकर डेविड ईस्टन ने अपना जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उसमें उन्होंने निवेश और जो इनपुट है और निर्गत आउटपुट को है वो आर्थिक शब्दावली पर आधारित किया है। तो मिचेल का ये मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था जो प्रतिमान है वो विनिमय प्रतिमान है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, डेविड ईस्टन व्यवस्था सिद्धांत में मांगों के नियमन के लिए कितनी सूत्रीय संरचनात्मक यांत्रिकी प्रस्तुत करता है? अब जैसे हमने पहले यह देखा था कि निवेश के स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था के सामने कई प्रकार की मांगे आती है, उन मांगों के लिए समर्थन मिलता है और उन मांगों का व्यवस्था के द्वारा सामना किया जाता है। तो व्यवस्था क्या करती है, व्यवस्था के द्वारा कुछ मांगों को रूपांतरण से पहले रोक दिया जाता है, रूपांतरण से पहले रोक दिया जाता है क्योंकि व्यवस्था को यह लगता है कि ये अगर मांग राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आई और राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा उसको निर्णय में अगर प्रतिपादित किया गया तो हो सकता है राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो यहां पर डेविड ईस्टन 4 सूत्रीय संरचनात्मक यांत्रिकी को प्रस्तुत करता है कि नियमन का अर्थ है कि उन मांगों को नियंत्रित कैसे किया जाता है। तो आपने पहले देखा था कि जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल गेट कीपर की भूमिका में, द्वारपाल की भूमिका में
कुछ मांगों को राजनीतिक दल व्यवस्था के पास आने से पहले ही रोक देते हैं। उनको पता है कि इन मांगों को पूरा करना राजनीतिक व्यवस्था के लिए संभव नहीं है। कुछ मांगे होती है, उन मांगों को संचार के साधनों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जनता में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि इस मांग को पूरा करना संभव नहीं है, तो वो वहीं पर रुक जाती है। तो ये जो मांगे हैं चार सूत्रीय, जो चार सूत्रीय संरचनात्मक यांत्रिक एक ऐसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के द्वारा डेविडेशन कहता है कि निवेश के स्तर पर जो मांगे राजनीतिक व्यवस्था के पास आ रही है उनको रोक दिया जाता है। जो मैंने दो जो सूत्रीय संरचनात्मक यांत्रिकी बताई थी, तीसरा था कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कुछ ऐसे जो राजनीतिक स्तर पर कार्य है वो कार्य किए जाते हैं ताकि वो जो मांग है वो मांग राजनीतिक व्यवस्था के पास आए ही नहीं, क्योंकि उस मांग को पूरा करना राजनीतिक व्यवस्था के लिए संभव नहीं होता है। तो डेविड ईस्टन चार सूत्रीय संरचनात्मक यांत्रिकी सिद्धांत के माध्यम से मांगों के नियमन की व्यवस्था करता है, मांगों के नियंत्रण की व्यवस्था करता है, ताकि ऐसी मांगों को रूपांतरण के स्तर पर आने से पहले ही रोक दिया जाए, क्योंकि उन मांगों पर निर्णय करना असंभव नहीं होता है। अगला हमारा सवाल है, ईस्टन ने मांगों के नियमन के लिए जिस चार सूत्रीय संरचनात्मक यांत्रिकी को प्रस्तुत किया उसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो पहला है द्वार रक्षण, गेट कीपर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो राजनीतिक दल है वो कुछ मांगों को रोकने का प्रयास करते हैं। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य एवं आदर्श। कुछ ऐसी मांगे होती है तो उस मांगों को अगर राजनीतिक व्यवस्था के लिए पूरा करना संभव नहीं होता है तो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा क्या किया जाता है? उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य एवं आदर्शों का हवाला देते हुए राजनीतिक व्यवस्था को यह लगता है कि अगर ये मांग पूरी की गई तो ये हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा है, जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य है, जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्श है, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं? ऐसी मांगों को वहां पर रोकने का कार्य करते हैं। तीसरा है रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस मैंने ये कहा था कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो मांग आई है उस मांग को रूपांतरण के स्तर से पहले संचार के साधनों का प्रयोग करते हुए उनको वहां पर रोक दिया जाता है। व्यवस्था समाज में इस प्रकार का माहौल बनाती है कि इन मांगों को पूरा करना संभव नहीं है, इनको पूरा नहीं किया जा सकता है। और हमने पहले सवाल में देखा था कि विद इन पुट्स है वो निवेश का एक प्रकार है, क्योंकि डेविड ईस्टन कहता है कि निवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनपुट, सीधा निवेश है, और दूसरा है विद इनपुट्स। विद इनपुट्स है वो किसी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है और उसका संबंध केवल राजनीतिक कार्य से है। बाकी जो इनपुट्स है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय व्यवस्था से राजनीतिक व्यवस्था के पास में प्राप्त होती है। लेकिन विद इनपुट्स है वो केवल और केवल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो राजनीति में सक्रिय होते हैं। जैसे कई राजनीतिक दलों के जो सदस्य है वो मिलकर अगर व्यवस्था से ये मांग करते हैं कि आपको निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करना है या आपको इस प्रतिनिधिक व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन करता है, तो वो क्या है? वो विद इनपुट्स है। तो ये जो कार्य है ये निवेश से संबंधित है। बाकी जो तीनों कार्य है, इन तीनों कार्यों के द्वारा जो मांगे हैं राजनीतिक व्यवस्था के पास, उनको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो कार्य एक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन 1, 2 और 3, ये जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है वो ये कि निम्न में से किसे डेविड ईस्टन पैरा पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत मानता है? जैसे हम एक राष्ट्र में पढ़ते हैं कि फोर्सेज है और एक होती है अर्ध सैन्य बल, पैरामिलिट्री फोर्सेज। उसी प्रकार डेविड ईस्टन ये कहता है कि
एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कई प्रकार के समूह होते हैं, कई प्रकार के संगठन होते हैं। उन समूह और संगठनों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मांगे प्रस्तुत की जाती है, उन मांगों का समर्थन किया जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन एक है या ए है वो सही रहेगा कि व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत समूह तथा संगठनों को राजनीतिक व्यवस्था में डेविड ईस्टन पैरा पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। और इन समूह और संगठनों का कार्य यह होता है कि ये राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष मांगों को प्रस्तुत करते हैं, साथ ही मांगों का समर्थन करते हुए उनको प्रभावी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था के सामने लाते हैं। बाकी जो 2, 3 और 4 ये जो तीनों ऑप्शन है ये व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया से संबंधित है कि व्यवस्था एक पर्यावरण में काम करती है। पर्यावरण एक जो इंट्रा एनवायरमेंट होता है, जो आंतरिक पर्यावरण होता है, और एक जो बाह्य पर्यावरण होता है जिसमें यूएनओ को शामिल कर देते हैं, डब्ल्यूटीओ को हम शामिल कर लेते हैं, या जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उनको शामिल कर लेते हैं। तो ये व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो तत्व है वो है, और समूह और जो संगठन जो निवेश के स्तर पर सक्रिय है उनको डेविड ईस्टन है वो पैरा पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्थागत पर्यावरण को मानता है, वो मानता है सहपरिवर्त। सहपरिवर्त इसलिए है कि राजनीतिक व्यवस्था का जो पर्यावरण है, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था समाज की एक व्यवस्था का ही एक भाग है। जैसे समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक गतिविधियां होती है, वैसे ही समाज का एक भाग के रूप में राजनीतिक व्यवस्था है वो कार्य करती है। वो स्वयं दूसरी अन्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, और अन्य जो दूसरी व्यवस्थाएं उससे स्वयं भी है वो प्रभावित होती है। तो डॉक्टर जो डेविड ईस्टन है वो इस राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण को सहपरिवर्त कहते हैं, यानी कि वो चारों ओर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इस परिवेश से घिरी हुई है, उस परिवेश के अंतर्गत है वो कार्य करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह मत है कि हर समाज में विरोध उत्पन्न होते हैं और उनको पचाना राजनीतिक व्यवस्था का कार्य है? यह शायद हमने सवाल पहले कर लिया था, वापस रिपीट हो रहा है। अगला सवाल है, किस विचारक ने यह कहा कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का वो चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम, सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हो? डेविड ईस्टन ने नहीं कहा, ये कैटलिन ने नहीं कहा है, या आमंड ने नहीं कहा है। ये जो कोटेशन है वो है रॉबर्ट डेल का। और व्यवस्था सिद्धांत में ये एक महत्वपूर्ण कथन माना जाता है, और इस पूरे कथन में हमें राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की परिभाषा या राजनीतिक व्यवस्था जो सिद्धांत है उसका सार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे डहल ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का वो चिरस्थायी ढांचा है। इस राजनीतिक व्यवस्था में रहते हुए जो व्यक्ति है वो आपस में क्रिया करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्याश्रित होते हैं, और वो जो क्रियाएं होती है वो व्यापकताएं लिए हुए होती है। फिर रॉबर्ट डेल ये कहते हैं कि उसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हो। जैसे हमने ये देखा कि व्यवस्था जो सिद्धांत है उस व्यवस्था सिद्धांत में जो सरकार है या जो सत्ता है उसके पास में शक्ति है, क्योंकि उसको उसके द्वारा मूल्यों का आवंटन किया जाता है, और वो आवंटन प्राधिकारिक होता है, और वो जो आवंटन है उस आवंटन को स्वीकार करना उस व्यवस्था के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास सत्ता है, अर्थात वो जो शक्ति इस प्रकार का आवंटन कर रही है उसके पास एक वैध शक्ति है। उस व्यवस्था का निर्माण
उस व्यवस्था में रहने वाले लोगों ने किया है, उस सरकार को चुना है, उस सरकार को उस व्यवस्था के अंतर्गत रूपांतरण का कार्य करने के लिए चुना हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था में क्या है, तीनों है। उस व्यवस्था के पास शक्ति भी है, कार्यपालिका भी है, नियम भी है, नियम का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा भी किया जाता है, और सत्ता भी है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों जनप्रतिनिधिक संस्थाएं हैं और उनका चुनाव है, वो चुनाव उस व्यवस्था में रहने वाले नागरिकों के द्वारा किया गया है। तो एक तरह से रॉबर्ट डेल की जो ये परिभाषा है, ये परिभाषा राजनीतिक जो व्यवस्था सिद्धांत है, उस व्यवस्था सिद्धांत के सार को अभिव्यक्त करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये परिभाषा है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सही नहीं है। पहला जैसे हमारा ऑप्शन है कि राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के सामर्थ्य या क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। अभी हमने ये देखा था कि व्यवस्था के द्वारा रूपांतरण का कार्य किया जाता है। रूपांतरण का कार्य, अब रूपांतरण के कार्य में क्या है कि निवेश के रूप में व्यवस्था के सामने मांगे आती है। मान लीजिए कोई हित समूह है, कोई दबाव समूह है, अपनी कोई मांग को लेकर राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था उस मांगों का अध्ययन करती है कि वास्तव में कौन सी मांग स्वीकार करने योग्य है या कौन सी मांग है वो स्वीकार नहीं की जा सकती है। मान लीजिए अगर अस्वीकार करने योग्य अगर मांग स्वीकार की जाती है तो यह माना जाएगा कि उस राजनीतिक व्यवस्था में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वीकार नहीं करने लायक जो मांग थी उसको उन्होंने अस्वीकार नहीं करके स्वीकार कर लिया, या फिर राजनीतिक व्यवस्था जो मांग के साथ में जो दबाव था उस दबाव के सामने वो राजनीतिक व्यवस्था झुक गई। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो ये कथन है ये सही है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के सामर्थ्य या क्षमता की जो जानकारी है वो हमें राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से मिलती है। रूपांतरण के स्तर पर हम जैसे ही देखते हैं कि ये मांग अस्वीकार करने योग्य थी और उसको राजनीतिक व्यवस्था ने अस्वीकार कर दिया, तो वो है शक्तिशाली या सामर्थ्यपूर्ण, या उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो ऐसी मांगों को नकार दे, स्वीकार ही नहीं करे। मान लीजिए जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि मान लीजिए किसी राज्य में कोई आंदोलन चल रहा है और आंदोलन जो करता है उन्होंने ये मांग की है कि आप हमारे इस क्षेत्र को नए राज्य के रूप में मान्यता दें, और हमारी केंद्र सरकार के पास मांग आती है और केंद्र सरकार उस मांग का अध्ययन करती है कि वास्तव में ये मांग सही है या गलत है, और आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन सरकार अगर उस मांग को अस्वीकार कर देती है तो हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार इतनी शक्तिशाली है कि उस अविवेकपूर्ण मांग का या जो मांग सही नहीं थी उसके पास जो दबाव था वो भी उचित नहीं था, उसको अस्वीकार कर दिया। तो वो राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य को या उसकी कितनी क्षमता है उस क्षमता को हम देख सकते हैं। या क्या होता है कि कोई मांग स्वीकार करने योग्य है लेकिन फिर भी राजनीतिक व्यवस्था उसको अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो भी हम कहेंगे कि वो उस राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो स्वीकार करने योग्य मांग को भी उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत विचारधारा निरपेक्ष दृष्टिकोण होने के कारण हर राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करता है या उसके द्वारा हर राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण संभव है। व्यवस्था सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसका किसी भी प्रकार की विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। न तो वो साम्यवादी विचारधारा, न पूंजीवादी विचारधारा, न उदारवादी, आदर्शवादी, अराजकतावादी, किसी भी विचारधारा से उसका कोई संबंध नहीं है। आप राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को लीजिए, आप एक साथ साम्यवादी व्यवस्था अगर क्यूबा में है या नॉर्थ कोरिया में है या रसिया में है या चाइना में है, जहां कहीं पर भी है, आप उसकी तुलना जो उदार लोकतंत्रीय देश है उसके साथ में कर सकते हैं। यानी कि पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की हम इसमें तुलना कर सकते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन है कि तो ये भी सही है कि विचारधारा निरपेक्ष दृष्टिकोण है, हर विचारधारा युक्त शासन प्रणाली की यहां हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, उसकी कमियां क्या है उसको बता सकते हैं, उसके सबल पक्ष क्या है वो बता सकते हैं। तीसरा हमारा जो ऑप्शन वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत
संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एक साथ करता है। हमने परंपरागत राजनीति में पढ़ा कि हम राज्य अलग पढ़ रहे हैं, दबाव समूह अलग पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दल अलग पढ़ रहे हैं, जनमत अलग पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत एक ऐसा सामान्यीकृत व्यवस्था सिद्धांत है जिसमें ये जितनी हमने संरचनाएं देखी है या इन संरचनाओं के द्वारा जो भी प्रकार्य किए जा रहे हैं उनका हम एक साथ अध्ययन कर सकते हैं एक सिद्धांत के माध्यम से। तो आप एक सिद्धांत को लीजिए और आप भारत में राजनीतिक दल कहां है, दबाव समूह कहां है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जनमत, दबाव समूह, कौन सा अंग कैसा है, क्या काम कर रहा है, उसकी आप तुलना और उसका अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। तो ये जो कथन है ये गलत है, जैसे सवाल में पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किस स्तर पर हो रहा है। जनमत के स्तर पर हो रहा है, राजनीतिक दलों के स्तर पर हो रहा है, या दबाव समूह के स्तर पर हो रहा है, या कार्यपालिका के स्तर पर हो रहा है। यहां तक कि सूक्ष्म परिवर्तन भी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से पता लगाए जा सकते हैं। तो ये जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में विद इनपुट्स शब्दावली का संबंध है। मैंने शुरू में ही वीडियो में यह कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था के पास में जो निवेश आते हैं वो निवेश दो प्रकार के हैं, एक इनपुट के रूप में और दूसरा है विद इनपुट के रूप में। इनपुट यानी कि जो मांग आ रही है और उस मांग का संबंध अगर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय इन सभी क्षेत्रों से है तो डेविड ईस्टन कहता है कि वो इनपुट से निवेश है। लेकिन डेविड ईस्टन ये कहता है कि अगर कोई ऐसी मांग है, उस मांग का संबंध केवल और केवल राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों से है, तो वो जो निवेश है उस निवेश को उन्होंने नाम दिया है विद इनपुट्स। पहले इस सवाल में आगे हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिप्सन ने ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या को संज्ञा दी है कि व्यवस्था सिद्धांत एक जैविक व्यवस्था के रूप में नहीं है, एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में लिप्सन ऐसा नहीं मानता है, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में लिप्सन ने यह भी व्याख्या नहीं की है। लिप्सन यह कहता है कि यह एक यांत्रिक व्यवस्था है, एक मशीनी व्यवस्था है। जिस प्रकार हम मशीन है हमारी, ठीक है, उस मशीन में हम निवेश करते हैं, उस मशीन से हमारी क्या उत्पादन हो रहे हैं, ठीक है, तो उस मशीन से कच्चा माल क्या आया, फिर उससे उत्पादित माल क्या हुआ, कितना हुआ, उत्पादन का स्तर कैसे रहा। तो ठीक लिप्सन ये कहता है कि ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत भी क्या है, एक यंत्र की भांति है। उसमें कच्चे माल, उत्पादित माल, इन दोनों के स्तर पर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो वो इस व्यवस्था सिद्धांत को या इसकी तुलना एक यंत्र से या एक मशीन से करता है, एक यांत्रिक व्यवस्था से करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की आर्थिक आधार पर व्याख्या की है। ये इसका मिचेल का कथन है और इन्होंने पहले यह भी कहा था कि ये एक विनिमय प्रतिमान है। जो ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत है वो विनिमय प्रतिमान है, यानी कि एक आर्थिक आधार पर व्याख्या की है। मैंने पहले बताया था कि बाजार व्यवस्था है और बाजार व्यवस्था का संचालन मांग और पूर्ति के नियमों के आधार पर होता है। तो ठीक इसी प्रकार मिचेल ये कहता है कि डेविड ईस्टन ने अर्थशास्त्र से शब्दावली लेते हुए निवेश और निर्गत की मांगे और जो समर्थन है वो निवेश के रूप में प्राप्त होते हैं और फिर व्यवस्था उनका अध्ययन करती है और अध्ययन करके या फिर उसको निर्गत यानी कि निर्णय और नीतियों के रूप में बदलती है।
तो मिचेल ने पूरी की पूरी डेविड ईस्टन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की आर्थिक आधार पर व्याख्या की है। और मैंने पहले भी कहा था कि डेविड ईस्टन ने अपना जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने अन्य विषयों से कई प्रकार की जो शब्दावली ली है उस शब्दावली का यहां पर सहारा लिया है, अपने सिद्धांत का जो स्पष्टीकरण है वो पूरा दिया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में निवेश के अंतर्गत किन मांगों को शामिल किया जा सकता है? अब दो स्तर थे, निवेश और निर्गत का स्तर। ईस्टन ये कहता है कि जो मांगे हैं वो मांगे संकीर्ण भी हो सकती है या वो मांगे विशिष्ट भी हो सकती है या वो मांगे सामान्य भी हो सकती है। संकीर्ण का अर्थ है कि मान लीजिए तो ये तीनों प्रकार की मांग, ये तीनों प्रकार की जो मांग है वो डेविड ईस्टन ये कहता है कि निवेश के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आती है। मान लीजिए कोई एक क्षेत्रीय समूह है, कोई हित समूह है, कोई दबाव समूह है और वो ये कह रहा है कि हमारे जो सदस्य है उन सदस्यों के ये हित है और इनकी रक्षा की जानी चाहिए, और उस मांग का समाज के अन्य व्यक्तियों से या सो समाज के अन्य भाग है उससे कोई संबंध नहीं होता है, तो वो मांग कैसी होगी? वो संकीर्ण होगी। या कोई विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई मांग व्यवस्था के सामने आती है तो वो विशिष्ट मांग है। और या फिर कोई सामान्य मांग होगी जिसका संबंध उस व्यवस्था में निवास करने वाले अधिकतर जो जन समुदाय है उससे संबंधित होगा। तो ये तीनों प्रकार की मांग है। डेविड ईस्टन कहता है कि मांग में संकीर्ण मांग भी शामिल है, विशिष्ट मांग भी शामिल है और सामान्य मांग भी शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, कि सभी प्रकार की मांगे हैं वो मांगे राजनीतिक व्यवस्था में निवेश के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के पास है वो आती है और राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा उन मांगों का परीक्षण करते हुए उनके द्वारा समाधान किया जाता है। अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कार्य किया जाता है। ये जो चार कार्य है उनमें से कौन कौन से कार्य एक राजनीतिक व्यवस्था संपादित करती है? तो अब ये जो ऐसे सवाल है, इन सवालों में आपको राजनीतिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य कौन कौन से कार्य है, या राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, राजनीति विज्ञान को क्या लाभ हुआ है उससे वो, या राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं, तो वो आपको मुख्य मुख्य पता होनी चाहिए। तो जैसे पहला अपन अगर हम काम देखें कि पहला है चयन और संयुक्तिकरण का कार्य। ये कार्य राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। हम चर्चा कर कुछ शब्दावली का फर्क है। चयन और संयुक्तिकरण का कार्य का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था है उसके सामने कई प्रकार की मांगे आ गई, तो मान लीजिए अगर अधिक संख्या में अगर मांगे आई तो कौन कौन सी मांग पूरी करने लायक है उसको सेलेक्ट किया जाता है। और मान लीजिए अगर 3 से 4 मांग है वो एक ही प्रकार की है तो वो कंबाइंड कर दी जाती है, उनको संयुक्त कर दिया जाता है और फिर उस मांग को निर्गत के स्तर पर बदला जाता है। दूसरा, जैसे ही मांग का सेलेक्ट किया उसको संयुक्त किया, उसको रूपांतरण या निर्गत के रूप में बदलते हुए नीतियों के रूप में या निर्णयों के रूप में बदला जाता है। तो पहला काम भी है कि मांगों का चयन करना, उनको संयुक्त करना, फिर रूपांतरण के स्तर पर उनको आउटपुट या निर्गत में बदलना, और तीसरा है व्यवस्था अनुरक्षण का कार्य। तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है। ये भी जुड़ा हुआ कैसे कि मान लीजिए व्यवस्था अपने पहले ये पढ़ा था कि व्यवस्था की क्षमता और सामर्थ्य का पता इस बात से लगाया जाता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से मांगों का जवाब देती है। क्या उसमें इस बात की इतनी हिम्मत है कि वो गलत मांगों को अस्वीकार कर दे या सही मांगों को भी स्वीकार नहीं करे। तो अगर कोई गलत मांग है जिससे व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होता है तो ऐसी मांग को ठुकराकर राजनीतिक व्यवस्था उस व्यवस्था की रक्षा का कार्य करती है या अनुरक्षण का कार्य करती है। व्यवस्था के अनुकूलन का कार्य यह भी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। जो कार्य निवेश के स्तर पर जो हित समूह है, दबाव समूह है या राजनीतिक दलों के द्वारा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा राजनीतिक
संस्कृति का जो पक्ष है, यानी कि समाज की संस्कृति के वो पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं, लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति किस प्रकार से सोचते हैं, उनका राजनीतिक मुद्दों के प्रति किस प्रकार का ज्ञान है, तो वो अगर लोग उसमें बढ़ चढ़कर अगर भाग लेते हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि उनकी जो राजनीतिक संस्कृति है वो सहभागी राजनीतिक संस्कृति है। और अगर ऐसा होता है तो वो व्यवस्था अनुकूलन का कार्य है, लोगों की उस व्यवस्था के प्रति, शासन प्रक्रिया के प्रति, शासन प्रणाली के प्रति और जो शासकीय संस्थाएं हैं उनके प्रति उनकी समझ है वो बढ़ती है। तो ये चारों काम एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं। तो इसलिए जो ये तीसरा ऑप्शन है जिसमें 1, 2 और 3 चारों सही है। नेक्स्ट ये आता है कि ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है या ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं। तो पहला ये है कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है, ये सही कथन है। यहां मूल्यों का अर्थ है कि व्यवस्था के द्वारा जो मांगे आई थी उन मांगों को निर्गत के स्तर पर मूल्यों के रूप में, मूल्यों का अर्थ है कि स्वतंत्रता, समानता, जैसे समाज में आर्थिक समानता की स्थापना कैसे करनी है, राजनीतिक समानता की स्थापना कैसे करनी है, या लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता किस स्तर तक प्रदान करनी है, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है। न्याय के लिए सरकार ने क्या किया है, न्याय भी सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, ठीक है, या कानूनी न्याय है, उनके लिए सरकार क्या करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है और यह आवंटन प्राधिकारिक होता है। प्राधिकारिक क्यों होता है, क्योंकि यह सरकार के द्वारा किया जाता है, एक चुनी हुई सरकार है, उसके पास में शक्ति भी है, लेकिन उस शक्ति को समाज में लागू करने के लिए उसके पास में वेदता भी है, तो वो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करती है, इसलिए वो क्या होता है, प्राधिकारिक होता है। प्राधिकारिक इसलिए है कि वो चुनी हुई सरकार है और इसका आवंटन समाज पर बाह्य रूप में लागू होता है, आंतरिक समाज की स्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है, यह आवंटन प्राधिकारिक होता है और इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप में लागू होता है। क्यों, क्योंकि मूल्यों का आवंटन जो किया जाता है वो कानूनों के माध्यम से किया जाता है, ये नैतिकता का विषय नहीं है, कानून का विषय है, और इसलिए ये समाज में बाह्य रूप से लागू होता है और आधिकारिक होता है। आधिकारिक इसलिए होता है कि इन सभी नीतियों के संबंध में जो कानून है या जो भी सरकार निर्णय करती है उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को ब्लैक बॉक्स मॉडल किसने कहा है। तो डॉक्टर डेविड ईस्टन ने अपना जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उसको ब्लैक बॉक्स मॉडल की संज्ञा दी है। ब्लैक बॉक्स मॉडल इसलिए कहा जाता है कि रूपांतरण के स्तर पर जो निर्गत के रूप में निर्णय किए जाते हैं या फिर नीतियों का प्रतिपादन किया जाता है, वो निर्णय क्यों लिया गया, किस प्रकार से लिया गया, इसकी जानकारी हमें बाहर नहीं मिलती है, इसकी जानकारी हमें बाहर प्राप्त नहीं होती है, ये जानकारी केवल व्यवस्था के पास होती है। इसलिए डेविड ईस्टन अपने इस निवेश निर्गत जो प्रकारीय जो सिद्धांत है, जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, इसको ब्लैक बॉक्स मॉडल के नाम से भी है वो पुकारते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है। राजनीतिक संरचनाओं में समानता पाई जाती है, यह कथन सही है। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में जो संरचनाएं हैं, चाहे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, इसको लेकर समानताएं पाई जाती है। संरचनाओं की विविधता भी है, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं, और संरचनाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार का कार्य किया जाता है। तीसरा, डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि राजनीतिक
व्यवस्था की सही तुलना करने के लिए संरचना की अपेक्षा अपने को कार्यों को अधिक महत्व देना होगा कि किस संरचना के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, किस मात्रा में किया जाता है। हम कार्यों के आधार पर ही उस संरचना की या जो संस्था है उसकी हम दूसरे राजनीतिक व्यवस्था से तुलना कर सकते हैं कि आज इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में इस संरचना के द्वारा ये कार्य किए गए या इसके द्वारा ये कार्य किए गए। चौथा कथन है कि राजनीतिक संरचना मिश्रित स्वरूप में नहीं होकर विशुद्ध होती है। तो ये जो कथन है ये गलत है। प्रत्येक जो राजनीतिक संरचना है वो मिश्रित स्वरूप लिए हुए होती है, कभी भी विशुद्ध राजनीतिक संरचना नहीं होती है। जो संरचना होती है उसके द्वारा परंपरागत कार्य भी किए जाते हैं, उसके द्वारा आधुनिक कार्य भी है वो किए जाते हैं, या एक संरचना दूसरी संरचना के भी कुछ कार्यों का प्रतिपादन करती है। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट है वो कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन पार्लियामेंट के पास में समय कम है, तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण हमने कानून निर्माण की जो शक्ति है वो अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रदान कर दी, नौकरशाही को दे दी। तो उस संरचना के द्वारा एक काम जो व्यवस्थापिका का था या कार्यपालिका उसको काम है वो नौकरशाही के द्वारा किया जा रहा है। तो कोई भी संरचना है वो विशुद्ध नहीं होती है, वो मिश्रित स्वरूप लिए हुए होती है। ऐसा नहीं है कि केवल कार्यपालिका का ये काम था केवल कार्यपालिका ने ही किया, या व्यवस्थापिका का काम था वो केवल व्यवस्थापिका ने काम किया। उस कार्य को अन्य संरचनाओं के द्वारा भी किया जाता है, इसलिए उसका जो स्वरूप होता है वो मिश्रित स्वरूप होता है। तो ये जो कथन है ये कथन व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। बाकी जो तीनों कथन है वो व्यवस्था सिद्धांत की विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये आज हमारा जो चैप्टर था वो था राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का। उसमें हमने कुछ जो सवाल है उन सवालों को देखा, और अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उस नेक्स्ट चैप्टर में हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तो आप हमारे इस पूरे जो प्रसारण को है वो हमारा जो चैनल है उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आने वाले समय में हमारा जो हमने पहले ही कहा था कि आरपीएससी की जो स्कूल लेक्चरर है उस भर्ती को लेकर या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर हम जल्दी हमारा जो कोर्सेज है वो लाएंगे, और आपके साथ है वो इस तैयारी के साथ में इस प्लेटफॉर्म को है वो आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।